नमस्कार साथियों। अब हम बात करने वाले हैं प्रकाश के ध्रुवण पर, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। देखो, मैक्सवेल ने पहली बार कहा कि प्रकाश जो है वह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। विद्युत चुंबकीय तरंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उन वेव्स को कहते हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो निर्वात में भी स्वतः संचरित होती हैं। जैसे कि आपकी प्रकाश की तरंग हो गई, सूर्य से यहां तक आ रही है तो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर निर्वात है, फिर भी ये संचरित होती हुई पृथ्वी सतह तक पहुंच रही है। इसका मतलब स्पष्ट है कि इनके संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। मैक्सवेल ने कहा कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग होती क्या है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय तरंग वो तरंग है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न हो रही हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें वो तरंगे हैं जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न हो रही हैं। अब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का संयुक्त प्रभाव कैसा होगा कि मान लो ये किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा है, इस तरफ जा रही है वो, ठीक है, और ये आपके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात करें, हम इसको त्रिविमीय रूप से अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो देखो, मान लो यहां इसका इस प्रकार से ये आपका चुंबकीय क्षेत्र सदिश मौजूद है इसमें ऐसे, ठीक है। तो इसके लंबवत दिशा कौन सी हो गई? इसके लंबवत दिशा हो जाएगी अब ये वाली, ऐसे इस तरफ, इस एक्सिस में, ठीक है। यहां पर इसका चुंबकीय क्षेत्र सदिश होगा। मान लो ये आपका विद्युत क्षेत्र सदिश है ई, तो यहां पर ये होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र सदिश, ठीक है। अब अगली बार आपका विद्युत क्षेत्र सदिश ऐसे लंबवत नीचे की ओर हो जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई विद्युत चुंबकीय तरंग इस प्रकार से जा रही है, यूं, ये जो दिशा है, ये उंगली जो है ये इसके संचरण की दिशा को दिखा रही है, तो ये विद्युत क्षेत्र है, तो ये जो होगा आपको ये आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये विद्युत क्षेत्र और ये चुंबकीय क्षेत्र, इस प्रकार से अगले स्टेप में यूं, फिर अगले में यूं। मतलब तरंग संचरण की दिशा के हमेशा विद्युत क्षेत्र सदिश एक बार यूं, एक बार यूं, एक बार इधर, एक बार उधर, ऐसे लंबवत रहेंगे। और प्रकाशीय गुणों के लिए सिर्फ विद्युत क्षेत्र जिम्मेदार होता है। प्रकाशीय गुणों के लिए सिर्फ विद्युत क्षेत्र जिम्मेदार होता है दोस्तों। तो कोई भी प्रकाश की ऐसी तरंग या प्रकाश की ऐसी किरण जिस पर विद्युत क्षेत्र सदिश तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में मौजूद है, ऐसी तरंग को हम अध्रुवित प्रकाश तरंग कहेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट कहेंगे। मान लो ये आपकी कोई प्रकाश की तरंग जा रही है, ठीक है, और इसमें विद्युत क्षेत्र जो है वो विभिन्न दिशाओं में मौजूद है, इस तरंग के ऊपर और नीचे। ये तरंग संचरण है मान लो ऐसे, तो हमने ऐसे वाले जो हैं इनको तो दिखा दिया। अब जो लंबवत ऐसे होंगे आगे पीछे यूं, उनको कैसे दिखाएंगे चित्र में? बोर्ड तो द्विविमीय है, तो इसमें हम इनको फिर बिंदु के रूप में दिखा देंगे। तो यहां आपको पता चला कि ये तरंग संचरण की दिशा है, तो इसके लंबवत ऊपर और नीचे और आगे पीछे ऐसे विद्युत क्षेत्र सदिश मौजूद हैं। तो ऐसी जो प्रकाश की किरण होगी उसको हम कहेंगे अध्रुवित प्रकाश किरण। क्या कहेंगे इसे? अध्रुवित प्रकाश किरण कहेंगे। अब किसी भी विधि द्वारा इन विद्युत क्षेत्र सदिशों को किसी एक दिशा में निश्चित कर दिया जाए या नियत कर दिया जाए, तो वो जो प्रकाश की किरण होगी उसे हम कहेंगे ध्रुवित प्रकाश किरण, उसे हम कहेंगे ध्रुवित प्रकाश किरण। तो देखिए, हम मान लो ये प्रकाश की तरंग ऐसे संचरित हो रही हो और इसमें विद्युत क्षेत्र सदिश सिर्फ ऐसे रहें इस दिशा में, इसके लंबवत ऊपर और नीचे, तो ये जो प्रकाश की किरण होगी ये ध्रुवित प्रकाश होगा। या फिर मान लो ये तरंग ऐसे जा रही है, तो इसमें अगल बगल में ऐसे अगर कोई प्रकाश की तरंग जा रही हो और इसमें यूं विद्युत क्षेत्र सदिश रह जाए, ऐसे जा रही है और इसमें ऐसे मौजूद है, ये इस तरफ दिशा है इसकी आपकी ओर, ठीक है। तो ये जो प्रकाश की तरंग होगी इसको हम कहेंगे ध्रुवित प्रकाश, क्योंकि इनमें विद्युत क्षेत्र सदिश निश्चित दिशा में मौजूद है, इसमें सभी दिशाओं में मौजूद है।
ऊपर नीचे भी है और अगल बगल में भी है। ठीक है, तो ये जो प्रकाश है ये तो हो गया आपका अध्रुवित। इसको हम कह देंगे अनपोलराइज्ड लाइट। क्या कहेंगे हम इसको? अनपोलराइज्ड लाइट कह देंगे इसको। जबकि ये दोनों आपकी पोलराइज्ड लाइट हैं, ध्रुवित प्रकाश है ये आपका क्या है? ध्रुवित प्रकाश है, पोलराइज्ड लाइट। इसको हम कह देंगे पोलराइज्ड लाइट कह देंगे दोस्तों। उम्मीद है अब आपको ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम इससे आगे की। ठीक है, प्रकाश में वह तल जिसमें आपके तरंग संचरण की दिशा और कंपन मौजूद हो, विद्युत क्षेत्र सदिश मौजूद हो, उसको हम कहेंगे आपका कंपन तल। वह तल जिसमें संचरण की दिशा और विद्युत क्षेत्र सदिश मौजूद हो उसको हम कहेंगे कंपन तल। और वह तल जिसमें सिर्फ तरंग संचरण की दिशा मौजूद हो और आपके विद्युत क्षेत्र सदिशों के घटक शून्य हो, गायब हो जाएं, उसे हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे उसे ध्रुवण तल। तो ये परिभाषा आपसे राजस्थान बोर्ड में पूछ ली जाती है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश। अब हम इससे आगे बात करेंगे ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां। दोस्तों, ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां, जो सबसे पहली विधि है वो है परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है, बात करते हैं परावर्तन द्वारा ध्रुवण की। ठीक है, देखिए जब किसी पारदर्शी पृष्ठ पर, यह कोई आपका अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है, इस पर एक विशेष आपतन कोण से, ये मान लो कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई, यह आपतन का बिंदु है, यहां पर हम क्या डालेंगे? अभिलंब। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि एक भाग तो इसका अपवर्तित हो जाएगा, ठीक है, और एक भाग का आंशिक परावर्तन हो जाएगा। एक भाग का क्या हो जाएगा? आंशिक परावर्तन हो जाता है जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी पृष्ठ पर आपतित हो रही है। पारदर्शी पृष्ठ मतलब जिसमें से प्रकाश की किरण पारगमित हो जाए, ऐसा पृष्ठ। ठीक है, तो उसका एक भाग जो है वो आंशिक परावर्तित हो जाता है। ठीक है, और यदि यह आपकी प्रकाश की किरण अध्रुवित है, अध्रुवित मतलब इसमें विद्युत क्षेत्र सदिश जो हैं वो सभी दिशाओं में मौजूद हैं, यह आपका यदि अध्रुवित प्रकाश है, तो इस स्थिति में यह जो आपका परावर्तित, आंशिक परावर्तित किरण जो होगी, यह हमेशा ध्रुवित प्राप्त होगी। कैसी प्राप्त होगी? ध्रुवित प्राप्त होगी, और यह आपकी आंशिक ध्रुवित हो गई। ठीक है, इसमें तो वही विद्युत क्षेत्र सभी दिशाओं में मौजूद है दोस्तों। अब इसमें ये जो विशेष आपतन कोण होगा, जिसको हम बोलेंगे आईपी से प्रदर्शित करेंगे, ये विशेष आपतन कोण आईपी, जिस पर की आपतित प्रकाश जो वो आंशिक परावर्तित हो जाए, इस विशेष आपतन कोण को हम कहेंगे ध्रुवण कोण। इस विशेष आपतन कोण को हम क्या कहते हैं? ध्रुवण कोण कहते हैं, जिस पर की परावर्तित प्रकाश किरण का क्या हो जाएगा? ध्रुवण हो जाएगा दोस्तों। और परावर्तन के नियम ये कहते हैं कि अगर ये वाला कोण आईपी है तो ये कोण भी आईपी रहेगा। परावर्तन में हमेशा आपतन का कोण और परावर्तन के कोण समान रहते हैं, बराबर रहते हैं। अब इससे संबंधित एक नियम दिया ब्रूस्टर ने। किसने दिया? ब्रूस्टर ने। ब्रूस्टर ये कहते हैं कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी सतह पर एक विशेष आपतन कोण से आपतित होता है तो आंशिक परावर्तित हो जाता है, और आंशिक परावर्तित प्रकाश सदैव समतल ध्रुवित प्राप्त होता है। आंशिक परावर्तित प्रकाश आपका सदैव समतल ध्रुवित प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, यह आपको ध्यान रखना है। और ब्रूस्टर के अनुसार इस विशेष आपतन कोण, जिसको कि ध्रुवण कोण कहते हैं, ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या का मान, स्पर्श ज्या मतलब आपका क्या हो गया? tan थीटा ऑफ दिस विशेष आपतन कोण आईपी, tan ऑफ आईपी, ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या का मान इनके अपवर्तनांक के बराबर होगा। यह आपका ब्रूस्टर का नियम है। कब? जब आपका प्रकाश का ध्रुवण इस तरीके से हो रहा हो तब। यह आपका ब्रूस्टर का नियम था। ठीक है बेटा, अब ब्रूस्टर यह कहता है कि इस स्थिति में आपकी अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण ये एक दूसरे के लंबवत होंगी दोस्तों। ये एक दूसरे के कैसे होंगी? लंबवत होंगी। अब आपको कह दे कि सिद्ध कीजिए
कि ये परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण, जब यदि प्रकाश का परावर्तन द्वारा ध्रुवण हो रहा हो तो आपतित, ये आपकी परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, इस बात को सिद्ध कीजिए। तो देखिए ब्रूस्टर के अनुसार आपके पास होता है, ब्रूस्टर के अनुसार tan IP इक्वल्स टू म्यू, ठीक है, ब्रूस्टर के अनुसार tan IP इक्वल्स टू म्यू, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। और स्नेल के अनुसार, स्नेल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपवर्तन के नियम दिए। स्नेल कहता है कि साइन आई, और यहां पर आई कितना है, IP है, अपॉन साइन R, ठीक है, इक्वल्स टू म्यू। समीकरण 2, दोनों की तुलना कर दीजिए आप, ठीक है, समीकरण 1 और 2 की तुलना से, समीकरण 1 और 2 की तुलना से आपके पास क्या आएगा दोस्तों, आपके पास आ जाएगा tan IP इक्वल्स टू साइन IP अपॉन साइन R। tan थीटा को आप लिख सकते हो साइन अपॉन cos थीटा, तो यहां आप इसको लिख सकते हो साइन IP अपॉन cos IP इक्वल्स टू साइन IP अपॉन साइन R। तो बेटा इनवर्स लेके साइन IP ऊपर से आप हटा लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास देखो क्या बच जाएगा, यहां बच जाएगा cos IP इक्वल्स टू साइन R, और cos थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, आप इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस IP इक्वल्स टू साइन R। इनवर्स लेकर साइन हटा देंगे, 90 माइनस IP इक्वल्स टू R, ठीक है, और 90 इक्वल्स टू IP प्लस R। तो बेटा IP और R का जो टोटल है, ठीक है, IP कहां है आपका, ये रहा, और R कौन सा रहेगा, अपवर्तन का कोण, ये रहा, इन दोनों का सम कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है। अब ये अभिलंब जो आपने डाल रखा है, इससे इधर ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है, जिसमें से IP और R अगर 90 के हैं तो बचे हुए इन दोनों के बीच आपकी अपवर्तित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री, इसका मतलब ये एक दूसरे के लंबवत हैं। तो ये बात ब्रूस्टर ने साबित कर दी है। उम्मीद है आपको ब्रूस्टर्स लॉ भी समझ में आया होगा। ब्रूस्टर लॉ क्या कहता है कि यदि आपका आंशिक परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण हो रहा है और इस विशेष आपतन कोण को हम ध्रुवण कोण कहते हैं, तो इस ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या का मान अपवर्तनांक के बराबर होगा। यह ब्रूस्टर का नियम है जो कि आपको याद रखना है। उम्मीद है यहां तक चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। थैंक यू बच्चों।